श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे ये अवसर प्रदान करने हेतु मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी एवं संयोजक डॉक्टर मृत्युंजय जी को धन्यवाद देते हुए पूर्व मंचस्थ सभी विद्वद्गण अभी जो नीचे बैठ गए हैं जेपी लाल जी से प्रारंभ करते हुए बाकी अन्य विद्वद्गणों को मेरा सादर प्रणाम करते हुए बाकी अन्य श्रोताओं को भी मेरा नमन करते हुए मैं अपने लघु प्रयास को इस मंच के द्वारा प्रस्तुत करने का उद्दंडता कर रहा हूँ। उद्दंडता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं संस्कृत का छात्र हूँ और पारंपरिक तौर से मेरी इसमें इस विषय में ताल्लुकात नहीं रही है। फिर भी क्योंकि मैं मैकॉले का मानस पुत्र हूँ और सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश रसायन विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो भारतीय परंपरा में कैसे रसायन शास्त्र का प्रखर मात्रा में हमें देखने को मिलता है, इस विषय में मेरा रुचि है और हमारे IKS सेंटर के माध्यम से हम इस विषय में कुछ कार्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज के इस प्रस्तुतिकरण में मैं जैसा शीर्षक बताया गया था कि अर्थशास्त्र में रसायन संबंध विषय, धातुशास्त्र एवं मटेरियल साइंस संबंधित विषयों के बारे में कुछ एक व्यंग्यावलोकन देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र के संदर्भ में संयोजक महोदय ने एक अच्छा भूमिका बांधा कि एक तकनीकी लिटरेचर है और इसके इंटरप्रिटेशंस में भी जो प्रॉब्लम्स है बाद में आऊँगा, लेकिन जो जिस तरह से ये ग्रंथ हमारे सम्मुख अभिमुख हुआ उसके पीछे भी एक रोमांचक कहानी है। वस्तुतः यहाँ के सीनियर्स को यह इस कहानी से वे परिचित होंगे, लेकिन जो हमारे शोधकर्ता एवं छात्र हैं उनसे जो ये परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह स्टोरी, यह रोमांचक एक कथा है। पहली बार इसका ग्रंथ का री अपीयरेंस जिसको बोलेंगे वो होता है 1908 या 9 के आसपास मैसूर के ओरिएंटल लाइब्रेरी में प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री के हस्तों द्वारा। उस समय के वहाँ के मैसूर के युवराज थे, युवराज कांतिवीर उड़ैयार, जिनका ये छवि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसा होता है कि संयोगवश 1920 के आसपास जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले होता है कि युवराज अपने विश्व भ्रमण में लंदन जाते हैं और वहाँ उनको, जैसे अभी मेरे वक्तव्य से पहले मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, युवराज को इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसा बोल करके कि ये मैसूर प्रेसिडेंसी के युवराज हैं। तो फटाक से एक जो श्रोता थे उनमें से एक पलट के पूछता है कि क्या ये वही शहर है जहाँ पे आचार्य श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र का पुनः जागरण किया था। तो युवराज वहाँ से लौट करके जब अपने मैसूर में आकर के भाषण देते हैं तो वे बोलते हैं कि पहली बार उनके लिए ये अनुभव रहा कि कहीं पे वो जाकर के उद्बोधन दें और वहाँ के श्रोतागण उनको न पहचानते हुए उनके शहर से जुड़े एक आचार्य के माध्यम से उनकी पहचान वहाँ पे बनी। तो ये जो संस्कृत का जो ये सुभाषित है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह इसका इस कहानी के साथ साथ और इस ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ एक अच्छा उदाहरण है। मैं अपने विषय पे आता हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए। यद्यपि श्यामा शास्त्री जी ने उसका टंकण किया, उसके बाद उसका क्रिटिकल एडिशन भी निकाला, इंग्लिश अनुवाद भी किया, उस पर बहुत सारी त्रुटियां हैं जो लेकिन मैं अपने शोध के लिए प्रयोग किया हूँ वो R.P. कांगले द्वारा प्रकाशित इंग्लिश ये क्रिटिकल एडिशन अर्थशास्त्र का है जो कि बहुत श्यामा शास्त्री के टंकण के बाद कई दशकों के बाद ये आया है। तो मेरा पूरा जो एनालिसिस रहा है वो उनके क्रिटिकल एडिशन के बेस पे रहा है। मुख्यतः जिस अधिकरण पर हमें रसायन शास्त्र एवं मटेरियल साइंस और धातु शास्त्र का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है वो दूसरे
अध्यक्ष प्रचार में ही हमें वस्तुतः मिलता है। मुख्य रूप से वो जो जिस पंक्ति में अंडरलाइन किया है या रेखांकित किया है, केशव प्रवेश यत्न परीक्षा अक्षशालायां सवर्णाध्यक्षः विशिखायां सवर्णिक प्रचारः पण्याध्यक्षः इत्यादि। तो इस एक अध्याय में बहुत ही गूढ़ रूप से एवं मार्मिक रूप से, क्योंकि जैसे संचालक महोदय ने भी बोला था कि इसमें प्रयोग किए गए जो शब्दावली है एवं जो भाषा का जो रूप है वो थोड़ा हट के है, सामान्य संस्कृत या उस समय के लिखे जाने वाले संहित भाषा शैली जैसी नहीं है। एक और ये हमारे साथ एक भारतीय ग्रंथों के साथ यह बहुत ही दुर्दशा यह है कि ग्रंथकार एवं ग्रंथ का सटीक रूप से काल गणना अभी तक नहीं हो पाया है। तो यद्यपि हम इसको 200 to 100 BCE मान के चलते हैं, लेकिन इसके भाषा के आधार पर, भाषा शास्त्र के आधार पर इसकी काल गणना उससे कई सेंचुरीज पहले की बताई जाती है। तो ये हमारे लिए वास्तव में भारत की धरोहर के लिए एक दुर्दशा की स्थिति है कि जो हमारे अमूल्य ग्रंथ एवं ग्रंथकार रहे हैं उनसे हम सटीक रूप से परिचित नहीं है। उनकी काल गणना भी अभी तक सटीक रूप से नहीं हुई है। ये बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन इसको इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें प्रयोग की गई भाषा बहुत ही थोड़ा विलक्षण भाषा है। इसी तरह से जैसे वैडूर्य तो मैंने यहाँ पे रेखांकित इसलिए किया है कि जो इसके भाष्यकार बाद में लिखते हैं, ये विदूर, जो शब्द विदूर से बना है, उस शब्द विदूर से वैडूर्य बना है। और विदूर भी इसलिए बना है क्योंकि पूरे अखंड भारत में भी अगर हम देखें तो इस रत्न का भारी मात्रा में पाए जाने की जो भूखंड है वो आज वर्तमान काल में तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट नामक जगह पे है। तो जिस जगह पे, जिस भूखंड पे ग्रंथकार बैठकर के इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उनको इस रत्न को परिभाषित करने के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया, उन्होंने विदूर का प्रयोग किया। दूर, काफी दूर है उनके जगह से, उस शब्द से बना वैडूर्य। और मेरे लिए, क्योंकि मैं मैकॉले के द्वारा प्रणीत की हुई केमिस्ट्री का छात्र हूँ, तो ये इसलिए मान्यता रखता है क्योंकि आज भी जब केमिस्ट्री में बेराइल और बेरिलियम का जब प्रयोग करते हैं तो ये एटिमोलॉजिकली ये शब्द इंग्लिश में भी ये संस्कृत के वाङ्मय से गया है। वैसे बहुत सारे अन्य शब्द भी हैं, जैसे सल्फर हुआ, वो शुलवारी से गया है आज के केमिकल टर्मिनोलॉजी में। उस तरह से ये वैडूर्य जो कि विदूर से आया, वो भी बेरिलियम को उसने शब्द प्रदान किया है। उसी सेकंड अध्यक्ष प्रचार में हमें यह संदर्भ आता है, लोहाध्यक्ष ताम्र शीस प्रपुर वैक्रांत कारकूट वृत्त कंसता लोह कर्मांत कार्ये लोह भांड व्यवहार। तो जैसे मैंने बोला था, ये दूसरे अध्यक्ष में दूसरे जो अध्याय है, अध्यक्ष प्रचार नामक ये अध्याय है, इसमें हमें मेटलर्जी का इंफॉर्मेशन कुछ मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के माध्यम से मिलता है। उसके साथ साथ पहली बार, क्योंकि ये एक तरह से अभी यहीं पे इसी मंच में कुछ दिन पहले ही वैदिक जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसमें मैं कॉन्फिडेंस के रूप में कह सकता हूँ कि कई वक्ताओं ने अर्थशास्त्र के उल्लेख लेते हुए, संदर्भ लेते हुए अपना वक्तव्य रखा होगा, क्योंकि प्रायः अर्थशास्त्र को एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट अथवा कस्टम्स मैनुअल के रूप में लोग लेते हैं। वर्तमान काल में भी अगर हम एक कस्टम डॉक्यूमेंट को लें तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिलेंगे, जैसे कॉन्ट्राबैंडेड आइटम्स के जो सेक्शंस हैं उनमें केमिस्ट्री का उल्लेख हमें अनिवार्य मिलता होगा। जैसे कॉन्ट्राबैंड इंडिकेटर्स जैसे हुए ड्रग्स ऑफ अब्यूज। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब नेशन स्टेट से दूसरे नेशन स्टेट पर जा रहे हैं तो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स का उसमें बाध्यता आती है, प्रतिबंध है वो। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को वो पहचानने के लिए उनको केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम इस अर्थशास्त्र को भी कस्टम मैनुअल के रूप में देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रंथ एक तरह से वेलफेयर स्टेट, एक राजा को अपने साम्राज्य को कैसे कुशलता पूर्वक चलाने का एक एडवाइजरी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट था। तो इसमें कैसे ट्रेजरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ट्रेजरी में जिस रत्नों का प्रवेश होना है, जिन धातुओं का प्रवेश होना है, उनकी परीक्षा कैसे होनी है,
और उनका सुपरिंटेंडेंट आकरोध्यक्ष एक शब्द भी वो उजागर करते हैं नई रूप में। तो मेटलर्जी और मटेरियल साइंस केमिस्ट्री ही नहीं, इस अध्याय में हमें एक तरह से एक होलिस्टिक पिक्चर मिलता है कि कैसे हम एक ट्रेजरी को कैसे मेंटेन करें थ्रू वेरियस ट्रेजर्स, और उन ट्रेजर्स के रूप में ही हमें मटेरियल्स और केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। जैसे यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मिंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग ऑफ सिल्वर कॉइन्स, रूप्य रूपम तीक्ष्ण प्रपोसीस एंड मेड अप ऑफ एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ 11/16 पार्ट ऑफ सिल्वर, 1/4 पार्ट ऑफ कॉपर, वही तीक्ष्ण प्रपोसीसंजनाना मन्यतम अमाश बीज युक्तम कारयेत। तो जो अलॉय बनाने का प्रकरण यहाँ पे बहुत ही संकुचित रूप में दिया गया है। फिर पड़म अर्धपड़म पादम अष्टभागम इति पादजीवम ताम्ररूपम आशकम अर्धमाशकम काकणी अर्धकाकणी इति। तो ये लैंग्वेज जहाँ पर ये भाष्यकार आज के समय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट्री जो मानते हैं वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित गणपति शास्त्री का जो मूल टीका है उसी को प्रधान मानते हैं। वो टीका हमारे समक्ष उपलब्ध होने के पश्चात भी इनको मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में इंटरप्रेट करना एक दुर्लभ व्यवहार ही है। उसका उदाहरण, एक और उदाहरण भी मैं दूंगा। यहाँ पे उसका उदाहरण ये आता है कि हम इसको एक अलॉय का प्रोपोर्शंस माने अथवा ये जो रूपम है उसका हम डिनोमिनेशंस को माने। इस विषय में गणपति शास्त्री जी का भी इसमें सटीक रूप से विवरण एटलीस्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर ये अलॉयस का मेकिंग का प्रकरण यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे अर्धमाशकम काकणिम अर्धकाकणिम इति, अगर ये जो कांगले का जो ये बेस आधार पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है 11/16 पार्ट ऑफ सिल्वर, पार्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ कॉपर, 1/16 पार्ट ऑफ मेटल सच एज आयरन, टिन एंड लेड एंड एंटीमनी। आज भी अगर हम किसी मेटलर्जी इंजीनियरिंग से इंजीनियर वालों से बात करें तो दो धातुओं से ज्यादा अधिक धातु का एक अलॉय बना पाना बहुत ही एक दुश्वार कार्य है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सभ्यता में पंचलोह का परंपरा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कॉइन को बनाने के लिए भी ग्रंथकार ने 3 से अधिक धातुओं के मिश्रण का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो ये कैसे उस समय पे ये अचीव हो पाया, उस प्रोसेस को हम क्या रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और रिप्रोड्यूस हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका सटीक रूपांतरण कर सकें आज के व्यवहारिक भाषा में। मुख्य रूप से क्योंकि गोल्ड एक अटूट अंग है ट्रेजरी का, कोषागार का, तो आचार्य इसमें बहुत ध्यानपूर्वक स्वर्ण के ऊपर ज्यादा इन्होंने उल्लेख किया है। और रोमांचक वाली बात यह है कि इन्होंने कितने प्रकार के सोने में होने वाली जो चोरी है उसके बारे में भी इन्होंने सटीक रूप से विवरण किया है, और हर प्रकार के चोरी का कैसे दंड है वो भी इन्होंने तय करके रखा है। तो गोल्ड में इन्होंने जाम्बूनिदम शातकुंभम हाटकम वैनम श्रृंगशुक्तिजम जातरूपम रसविद्धम आकरोद्गतम च सुवर्णम, इतने प्रकार के सोने का उपलब्धि का जिक्र उल्लेख आचार्य ने किया है। जाम्बूनिदम जो नदी से पाई जाती हो, शातकुंभम हाटकम, और यहाँ पे क्योंकि मैं दक्षिण भारत का मूल दक्षिण भारत से हूँ, आज एक ऐसी आयाम चल रहा है जैसे उत्तर भारत अलग है, भिन्न है, और दक्षिण भारत भिन्न है। लेकिन अगर इसी एक समय का अगर हम ग्रंथ लेकर के देखें तो यही विवरण हमें सोने का तिरुकुरल में भी और संगम लिटरेचर में भी मिलता है। उदाहरण के रूप में ये हाटकम अभी भी तमिल के वाङ्मय में हाटकम नामक शब्द स्वर्ण के लिए प्रयोग में है। तो इसी से जो विभाजन वाली बात आती है वो कैसे आधारहीन है उसका एक उदाहरण हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज, किंजल वर्णम मृदु स्निग्धम अनादि राजिष्टु च श्रेष्ठम रक्तपीतकम मध्यमम रक्तम अवरम, उसके प्रॉपर्टीज क्या है और उसका स्मेल के बेसिस पे उसके अपीयर कैसे बचता है या नहीं बचता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी आता है, मैं इसी स्लाइड को फिर से रिपीट करूंगा तब मैं उस प्रॉब्लम को बताऊंगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आता है।
अगेन श्रेष्ठानां पांडुश्वेतम च अप्राप्तकम, एक पांडुश्वेत पांडु इस वर्ण का स्वर्ण का यहाँ पे विवरण आता है और बोलते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ है, अप्राप्तकम। तद्येन अप्राप्तकम तत् चतुर्गुणेन सीसेन शोधयेत्। यहाँ पे सीस का जिक्र जो लेख आया है वो लेड को प्रतीक करता है, लेकिन कुछ भाष्यकारों ने इस सीस का टीका अलग रूप से किया है, जो हमें एक तरह से प्रॉब्लमेटिक इंटरप्रिटेशन में आता है। बट बाय एंड लार्ज इसको हम सीस के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे विवरण आता है ये एक सॉलिड स्टेट रिएक्शन का उल्लेख है। तद्येन अप्राप्तकम तत् चतुर्गुणेन सीसेन शोधयेत्। यहाँ पे शोधना करना, जो कि आज भी रसशास्त्र में आयुर्वेद वाले शोधन, मारण, जारण इत्यादि प्रक्रिया करते हैं, तो ये सीस के साथ उसको शोधन करना यानी प्यूरिफाई करना। सीसान्वयेन विद्यमानं शुष्कपटले आपयेत् वृक्षत्वात् विद्यमानं तैलदोमये निषेचयेत्। तो ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है ये एक सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बारे में इसका विवरण है, जहाँ पे जो गोल्ड की इम्प्यूरिटीज है वो डिफ्यूज होकर के जब लेड से सॉलिड स्टेट में मिलता है तो जो सारे इम्प्यूरिटीज गोल्ड के हैं वो लेड में जाकर के वो डिजॉल्व हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से उनको जो मिलता है वो प्योर गोल्ड के रूप में मिलता है। जैसे यहाँ पे आया था शुद्धस्य तो हरितरस्य सुवर्णो वर्णकः, तो ऐसे प्यूरिफाई करके प्राप्त हुआ गोल्ड का जो कलर क्या होगा उसका इन्होंने विवरण यहाँ पे दिया है। The pure streak of the pure gold is of the color of turmeric. It is termed as सुवर्ण। जातिहिङ्गुलिकेन पुष्पकासीसेन वा गोमूत्रभावितेन विद्धोन अग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं श्वेती भवेत्। तो ये टेस्ट दिया गया है कि अगर प्यूरिफाइड गोल्ड वाकई में प्यूरिफाई हो चुका है तो उसको हम कैसे परखें। तो ये जो जातिहिङ्गुल और पुष्पकासीस है इसका भी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इसको फेरस सल्फेट उसको एक तरह से एक अमालगम बन रहा है जिसके बाद मर्क्यूरिक कंपाउंड का यहाँ पे जिक्र आता है। जातिहिङ्गुल के ना वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, बट प्रॉब्लम ये आता है कि चाहे वो पीसीरे हो या फिर अन्य इतिहासकार हो हमारे रसायन शास्त्र के, उन्होंने ये लिख दिया है कि हमारे यहाँ पे पारद का जो उद्घाटन या फिर अभिमुख हमारा भारतीय ग्रंथ रसशास्त्र पारद से 8वीं शताब्दी के बाद ही अभिमुख होता है, नागार्जुन के बाद ही। अगर ये सत्य है तो ये ग्रंथ तो 8वीं शताब्दी का बिल्कुल नहीं है, ये तो उससे हजारों वर्ष पूर्व का है। तो हम जातिहिङ्गुल को कैसे इंटरप्रेट करें? लेकिन ये मर्क्यूरी के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दिग्धेन अग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं श्वेती भवेत्। मतलब आप इसको अगर अपने उंगली के एंड में रख करके छू दोगे उसको तो वो सोना श्वेती भवेत्, वो सफेद में बदल जाएगा। मतलब वो जब मर्क्यूरी किसी भी मेटल के साथ अमालगम फॉर्म करता है तो ऑब्वियसली वो कलर तो उसका थोड़ा बदलता है, ग्रे से व्हाइट हो जाता है। यहाँ पे सोना भी अपना कलर को बदल करके व्हाइट हो जाता है। ये तभी संभव है जब ये जातिहिङ्गुलक मर्क्यूरी को ही दर्शाएगा। बट जो हमारे रसशास्त्र के ग्रंथ है और इतिहासकार है उनका थोड़ा उसमें मत अलग बन जाता है, तो थोड़ा उस विषय में विवाद है। शुद्ध से हरितरस्य सुवर्णो वर्णकः तथा शुल्बकाकं सरिता चतुस्सीमान्तदिति षोडश वर्णकः। 16 प्रकार के वर्ण का सोने का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज भी जब 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो वास्तव में 92 to 93% गोल्ड ही होता है। उसके बाद उसमें कॉपर अथवा अन्य धातुओं का मिश्रण उसमें बना करके ही उसको थोड़ा स्टेबल करवा देते हैं। यहाँ पे अभी अब प्रचलन में 22 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है, 16 कैरेट भी है। तो आचार्य ग्रंथकार यहाँ पे 16 प्रकार के उस प्रकार के गोल्ड का वर्णन करते हैं। ये तभी संभव है, 2 मिनट में खत्म करूँगा। ये तभी संभव है अगर इसमें अलॉयज के बनाने का प्रकरण को इन्होंने ठीक तरह से एक्सप्लेन किया हो। और ये वास्तविक भी है कि अगर गोल्ड का डिफरेंट अलॉय जब बनता है तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स होते हैं। आज भी जो गुलाबी मीनाकारी बनारस की जो प्रख्यात जीआई टैग आइटम है, जब वो सोने पे वो मीनाकारी करते हैं तो वो 24 कैरेट या 22 कैरेट गोल्ड लेकर के नहीं करते हैं, वो 16 कैरेट अथवा 14 कैरेट लेकर के करते हैं। उस गोल्ड का कलर बिल्कुल अलग होता है। और वही गोल्ड अगर हम बिल्कुल
प्योर फॉर्म में, नैनो पार्टिकल फॉर्म में लेंगे तो उसका कलर पिंक फॉर्म में होता है, पिंक। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के कलर पिंक में होते हैं। तो 16 वर्णों में एक्चुअली ग्रंथकार सभी वर्णों का यहाँ पे उल्लेख करते हैं जो आज भी वो व्यवसाय में है। आज हम इसको फेस डायग्राम के भाषा से समझते हैं, बट ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ग्रंथकार को फेस डायग्राम का ज्ञान था, क्योंकि इससे पहले जब मैं इसी विषय में दिया था तो फिर बाद में यही सवाल आया कि क्या उनको फेस डायग्राम की ज्ञान थी, या फिर उसको ऐसे इंटरप्रेट करते थे कि ना हमारे वेद में फेस डायग्राम का उल्लेख है। मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आज हमारी आधुनिक भाषा है जिसके माध्यम से हम धातुओं के मिश्रण को समझते हैं, बट ऐसी भाषा के बिना ही हमारे ग्रंथकार ने धातुओं के मिश्रण का उल्लेख ग्रंथ में कर रखा। यही कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे। और जो कसौटी में आज भी सोने का परख होता है वो तब से चली आ रही एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, जो आज भी आप अगर किसी भी कस्बे में गोल्ड शॉप में चले जाएंगे तो उसके पास वस्तुतः एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर नहीं होगा, बट कसौटी होगा जिसपे आप गोल्ड का प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। मैं इस समय का आभास है तो मैं जल्दी से रॉन्ग ट्रांसलेशन एंड कंफाउंडिंग प्रॉब्लम में 1 मिनट में मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। ये था श्यामा शास्त्री का पहला वो उजागर किया हुआ इंग्लिश का ट्रांसलेशन। उसके बाद यही केसी विश्वविद्यालय के थे प्राणनाथ विद्यालंकार जी, हिंदी के बहुत ही विख्यात वो प्रोफेसर रहे। उन्होंने पहली बार ये ग्रंथ का प्रकाशन लगभग 1923 अथवा 24 में होता है। इस विश्वविद्यालय के स्थापना के पहले दशक में ही गांधी जी के सानिध्य में ही ये हुआ होगा। और इसमें इन्होंने मतलब ये लिखते हैं कि श्यामा शास्त्री के इंग्लिश अनुवाद में बहुत सारी त्रुटियां हैं और इन्होंने उन त्रुटियों से बचने का सारा उपाय लगाया है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे पिंजर का वर्णम मधु स्निग्धम अनादि, ये स्निग्धम अनादि संधि है, स्निग्धम और अनादि करेंगे तो विच्छेद उस प्रकार से होगा। अनादि है तो वो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी साउंड्स, एक न नादः इति अनादा, अथवा अनाद का एक और भी विच्छेद इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी में इन्होंने किया है तथा ठनठनाने वाला सोना, कहने का तात्पर्य है कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लेंगे और हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज के समय में अगर हम फिर इसको जब ये सब लेकर के पढ़ रहे हैं तो विभिन्न ट्रांसलेशन जो ऑपोजिट मीनिंग्स देते हैं उसका सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ पाना बहुत ही एक विलक्षण कार्य है। उसी तरह श्रेष्ठाना पांडु श्वेतम अप्राप्तकम, हिंदी में लिखते हैं श्रेष्ठ सोने में कुछ कुछ सफेद रंग का सोना नहीं मिलता है। इम्प्योर गोल्ड इज ऑफ व्हाइटिश कलर, कुछ कुछ सफेद रंग का, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में आया है इम्प्योर गोल्ड, यहाँ पे श्रेष्ठ सोना। हालांकि ये हिंदी सही है और इंग्लिश गलत है इसमें, क्योंकि संस्कृत में श्रेष्ठ सोना, श्रेष्ठ का एक वर्णन यहाँ पे आया है। ये पता नहीं कि विद्यालंकार जी ने हर जगह जहाँ पे सीसा का उल्लेख आया है इन्होंने जस्ता का उसको रूपांतरण किया है। और हिंदी में वाग्मय में आज भी जस्ते का प्रयोग है, जस्ता जिंक को बोलते हैं और सीसा लेड को बोलते हैं, बट पता नहीं क्यों उनका हर जगह में जहाँ पे सीसा का उल्लेख आया वो जस्ता लेकर के जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आज हम अगर इस ग्रंथ में प्रवेश करना चाहेंगे मैकॉले के मानसपुत्र होने के पश्चात, तो जो भी हमारे पास टीका और भाष्य उपलब्ध है उन सब को भी अच्छी तरह से चयन करके क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मॉडर्न केमिकल अंडरस्टैंडिंग से ही हम कुछ प्रोसेस को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ये शब्द है, एक शब्द है आपका उत्थोद्गतम, उत्था, जैसे ये यहाँ पे मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा। तारम उपशुद्धम वा अस्तित्वे चतुः समसी से चतुः शुष्कतुत्वे चतुः कपाले त्रिः गोमये त्रिः एवं सप्तदश तुत्थ अतिक्रांतम सैंधविकयो ज्वालितम। ये प्रोसेस है सिल्वर के ओर को प्यूरिफाई करने का। बट यहाँ पे जो तुत्थ का शब्द का प्रयोग हुआ है, आप ही मेरे से मानेंगे कि यहाँ पे तुत्थ अस्तित्वे समसी से चतुः शुष्क तुत्था, 2 बार यहाँ पे तुत्थ का प्रयोग हुआ है। और इसके पहले में भी अगर आप देखें तुत्थोद्गतम, तो एक भाष्यकार इसमें तुत्थ का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि ये जिंक का भी ओर है। बट वही हमारे पीसी रे और उसके बाद जो भी इतिहासकार है वो बोलते हैं कि जिंक का हमारे यहाँ पे उल्लेख फिर तंत्र काल से ही हुआ, दशरत्न समुच्चय अथवा दशार्णव से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें समस्याएं हैं और ये रिसर्च के लिए बहुत सारे इसमें पोटेंशियल्स हैं।
और इसी में हमारा केंद्र इसमें लघु प्रयास के तौर पर है कि कैसे कुछ प्रोसेसेस को हम रिपीट करके या रिप्रोड्यूस करके जो इस ग्रंथ में दिया गया है उसका हम आज इसको कैसे रियलाइज कर सकते। इसी के साथ मुझे समय प्रदान करने हेतु मैं पुनः उपेंद्र जी को बहुत ही धन्यवाद प्रदान करूंगा और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो हिंदी का प्रकाशन निकला लाहौर से, दुर्भाग्यवश आज पाकिस्तान में है, इसमें इन्होंने कुछ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जो कि इस हिंदी अनुवाद में नहीं था। इसके लिए फिर से धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।